Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूरा कोर्स हम लोग डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब सब कुछ हम लोगों ने कर लिया, डिटेल में कोर्स कंप्लीट कर लिया, रिवीजन सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मैक्रो इंडियन दोनों की एमसीक्यू सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, एनसीईआरटी का प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। अब आज के कुछ छोटे छोटे से काम रहते हैं। देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंडियन इको की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स प्रोवाइड करी थी चैप्टर वाइज। अब सेकेंड काम हमारे पास में क्या है, हम लोग मैक्रो के हर यूनिट के सारे फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज करने वाले हैं। क्विकली सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन करेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट करे। बहुत ज्यादा मैं डेप्थ में जाके एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट से हम फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे। शुरू करते हैं। देखो फटाफट से, देखो यूनिट 1 क्या है हमारी, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। यूनिट वाइज फॉर्मूलास रिवाइज करेंगे। तो देखो सबसे पहले इस यूनिट के अंदर हम 3 तरह के कन्वर्जन्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला कन्वर्जन है हमारे पास में ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट, देन सेकंड कॉन्सेप्ट आता है डोमेस्टिक और नेशनल का कन्वर्जन, और थर्ड कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कन्वर्जन। देखो सबसे पहले कभी भी अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई चीज नेट में फाइंड आउट करनी है और मान लो चीजें आपको ग्रॉस के अंदर गिवन है, नेट फाइंड आउट करना है, ग्रॉस गिवन है, सिंपल सी बात है, ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन माइनस कर दो। समझ में आ गया? अगर आपको ग्रॉस में कोई चीज फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन के अंदर नेट गिवन है, तो आप डेप्रीशिएशन को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। मान लो बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे आता है कि एक पर्टिकुलर चीज, सेम चीज आपको ग्रॉस के अंदर भी गिवन है, एक सेम चीज आपको नेट के अंदर भी गिवन है, दोनों बिल्कुल सेम सी चीजें हैं। एक चीज आपको ग्रॉस के अंदर गिवन है, एक चीज आपको नेट के अंदर गिवन है, और ऐसे में क्वेश्चन आपसे डेप्रीशिएशन पूछ लेता है, तो ग्रॉस में से नेट को माइनस कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, डेप्रीशिएशन। और दूसरा याद रखना, डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कोई कंफ्यूजन नहीं है, नेट निकालना है, ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन माइनस कर दो, ग्रॉस फाइंड आउट करना है, नेट में डेप्रीशिएशन प्लस कर दो, ग्रॉस और नेट दोनों गिवन है, ग्रॉस में से नेट को माइनस कर दो, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज डेप्रीशिएशन। दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हो गया रिवाइज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन आता है हमारे पास में डोमेस्टिक और नेशनल का कॉन्सेप्ट। देखो मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको डोमेस्टिक गिवन है और आपको नेशनल फाइंड आउट करना है, तो डोमेस्टिक में आप क्या प्लस करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या प्लस करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम लोग प्यार से शॉर्ट में बोलते हैं NFIA। क्या बोलते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा एक चीज याद रखना, बहुत बार ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इस फ्रॉम अब्रॉड की जगह पर बहुत बार क्वेश्चन के अंदर टू अब्रॉड भी गिवन होता है। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन में होता है कि टू अब्रॉड आपको गिवन है, तो सिर्फ उसका साइन चेंज कर देना। अगर प्लस है तो उसे माइनस कर दो, अगर माइनस है तो उसे प्लस कर देना। अपने आप वो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमें चाहिए। तो नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करोगे। अगर आपको डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल गिवन है, तो उसमें से आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। समझ में आ गया? अब जैसे पीछे ग्रॉस और नेट का देखा था, मान लो क्वेश्चन के अंदर कोई चीज आपको नेशनल में भी गिवन है, सेम चीज आपको डोमेस्टिक के अंदर भी गिवन है, तो अगर आप नेशनल में से डोमेस्टिक को माइनस कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा ऊपर मैंने आपको बोला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना, माइनस करना। मान लो ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन ही नहीं है, तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि ये जो NFIA है, ये आप कैसे निकालोगे, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो गिवन है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन ही नहीं है, तो जो गिवन नहीं है उसे आप जीरो मान लेना। मान लो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 500 है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन नहीं है, जीरो मान लिया, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 500 में से जीरो जाएगा तो भी कितना बचेगा, 500 बचेगा। ये हमारे पास में आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आ गया? तो NFIA का फॉर्मूला क्या है, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। समझ में आ गए दो कन्वर्जन्स। थर्ड और लास्ट कन्वर्जन आता है हमारे पास में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कन्वर्जन। मान लो क्वेश्चन के अंदर आपके पास में फैक्टर कॉस्ट गिवन है, हमें निकालनी क्या है, मार्केट प्राइस निकालनी है, तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करोगे। किसे प्लस करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, मार्केट प्राइस गिवन है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन को थैंक यू बोल देना। नहीं गिवन है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना बहुत आसान है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस कर देना। क्वेश्चन में
मान लो जीएसटी गिवन है, तो भैया जी जीएसटी ही इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कंफ्यूज मत हो जाना कि यार इनडायरेक्ट टैक्स तो गिवन ही नहीं है। क्वेश्चन में मान लो एक्साइज ड्यूटी गिवन है, तो एक्साइज ड्यूटी ही हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, समझ में आया। या फिर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई मॉनेटरी हेल्प मिल गई गवर्नमेंट से, तो मॉनेटरी हेल्प जो गवर्नमेंट से मिल रही है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है, दैट इज सब्सिडी। ये दूसरे नाम भी होते हैं, डिटेल लेक्चर्स में मैंने समझाए हैं। तो मार्केट प्राइस निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर दो। अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर गिवन नहीं है कैसे निकालोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। मान लो क्वेश्चन के अंदर सब्सिडी गिवन है 20, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो गिवन नहीं है उसे जीरो ले लो, 0 माइनस 20 कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। तो कभी पैनिक मत करना कि मैम एग्जाम में तो ये चीज गिवन ही नहीं थी, जो गिवन नहीं है उसे आप जीरो मान लो, और एग्जाम में अगर कुछ भी एक्स्ट्रा दे रखा है तो उसे आपको सिंपली इग्नोर करना है। तीनों कन्वर्जन्स याद हो गए, एक बार क्विकली रिवाइज करें। ग्रॉस निकालना है तो नेट में आप डेप्रिसिएशन प्लस करोगे, नेट निकालना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, पहला हो गया। डोमेस्टिक और नेशनल का क्या था कि नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक में आप क्या करोगे, एनएफआईए प्लस करोगे। अगर आपको डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल में से एनएफआईए माइनस करोगे। मार्केट प्राइस निकालनी है तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करोगे। अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे, करेक्ट है। अब देखो नेशनल इनकम निकालने के लिए हमारे पास में कितने मेथड्स आते हैं, 3 मेथड्स आते हैं। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड विच इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास में आता है इनकम मेथड, और थर्ड मेथड हमारे पास में आता है एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कौन से मेथड की, वैल्यू एडेड मेथड की। तो देखो वैल्यू एडेड मेथड का ही दूसरा नाम क्या है, प्रोडक्ट मेथड। हर मेथड से हमें कुछ मिलता है, हर मेथड से हमें कुछ मिलता है। प्रोडक्ट मेथड यानी कि वैल्यू एडेड मेथड से हमें मिलता है हमेशा जीडीपी एट एमपी, फिक्स है, इसे आप बदल ही नहीं सकते। हमेशा इस मेथड से हमें जीडीपी एट एमपी मिलेगा, जिसे हम जीवीए एट एमपी भी बोल सकते हैं। जीडीपी एट एमपी की फुल फॉर्म हो गई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और जीवीए एट एमपी की फुल फॉर्म हो गई ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, कुछ भी बोल सकते हो। प्रोडक्ट मेथड से फिक्स है हमें क्या मिलेगा, जीडीपी एट एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या फिर आप बोल दो जीवीए एट एमपी, बोले तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो देखो ये जो जीडीपी एट एमपी है, ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है, ये कैसे मिलता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब मान लो क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट भी गिवन है, ठीक है, और इंटरमीडिएट क्वेश्चन भी गिवन है क्वेश्चन में, तो दोनों को एज इट इज माइनस कर दो, आपको कुछ नहीं करना, आपको जीडीपी एट एमपी या फिर जीवीए एट एमपी मिल जाएगा, समझ में आया। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा है नेशनल इनकम निकालो, एनएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, जो भी निकालना है उसमें आप कन्वर्शन कर लेना, कन्वर्ट करना मैंने सिखा ही दिया। तो हमें क्या लगाना है फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, याद हो गया। मान लो क्वेश्चन के अंदर ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये हमारे पास में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास में गिवन नहीं है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या फॉर्मूला है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर सेल्स भी गिवन नहीं है, तो सेल्स गिवन नहीं है तो 2 सेल्स को प्लस कर देना, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स को प्लस कर देना, हमें सेल्स मिल जाएंगी। मान लो डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, एक्सपोर्ट्स गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक्सपोर्ट्स को 0 मान लेना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कैसे निकालोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर सेल्स भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। और अगर ये चेंज इन स्टॉक भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो। क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो। और इस चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स ओवर ओपनिंग स्टॉक। क्या, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। मान लो एग्जाम में इसका उल्टा लिखा हुआ हो गया, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, उल्टा लिखा हुआ आ गया। तो कभी भी कोई चीज अगर उल्टी लिखी हुई आती, सिंपली उसका साइन चेंज कर दो, वो चीज सही हो जाती है। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स ओवर ओपनिंग स्टॉक्स। अगर उल्टा लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक्स ओवर क्लोजिंग स्टॉक, सिंपली आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। करेक्ट हो गया यहां तक। अब देखो मान लो क्वेश्चन के अंदर सेल्स भी गिवन है, ठीक है, और मान लो क्वेश्चन के अंदर एक्सपोर्ट्स भी गिवन है, तो वही सेल्स के अंदर तो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स दोनों ऑलरेडी इंक्लूड होता है ना। अगर सेल्स भी गिवन है, एक्सपोर्ट्स भी गिवन है, तो ऐसे में आप एक्सपोर्ट्स को इग्नोर कर दोगे, क्योंकि अगर पापा गिवन है तो हम बच्चों को नहीं पूछेंगे। समझ में आ गया। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स भी गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। जो भी गिवन नहीं है उसे 0 मान लेना। मान लो सेल्स के साथ में डोमेस्टिक सेल्स या फिर एक्सपोर्ट्स भी गिवन है, तो अंदर की अगर नीचे वाली चीजें भी साथ में गिवन है तो उन्हें इग्नोर मार देना, क्योंकि पापा गिवन है।
सेल्स के अंदर डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स दोनों आ गया। चेंज इन स्टॉक्स गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेम ऐसे ही अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी क्वेश्चन में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो कैसे निकालोगे, डोमेस्टिक परचेजेस में इंपोर्ट्स प्लस कर देना। क्या करोगे, डोमेस्टिक परचेजेस में इंपोर्ट्स प्लस कर देना। अब मान लो इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है और साथ में इंपोर्ट्स भी गिवन है, तो इंपोर्ट्स को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में डोमेस्टिक परचेजेस और इंपोर्ट्स दोनों आ गया। पापा हमारे पास में गिवन है, अगेन हम लोग बच्चों को कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आया? तो इस तरह से निकलेगा जीडीपी एट एमपी, जिसे हम जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं। बाद में क्वेश्चन जो भी आपसे पूछता है, मान लो क्वेश्चन ने आपसे एनएनपी एट एफसी पूछा है, ये पूछा है, हमारे पास में ये तो आ ही गया, क्या आ गया हमारे पास में, जीडीपी एट एमपी आ गया। उसके बाद में हम कन्वर्ट कर देंगे ना कि हमें नेट निकालना है, हमारे पास में ग्रॉस गिवन है, मैंने पीछे सिखाया नेट निकालना है, आपके पास में तो ग्रॉस वाली चीज आ गई तो डेप्रीशिएशन तुरंत माइनस कर दो। आपको नेशनल निकालना है, आपके पास में डोमेस्टिक तो आ ही गया, तुरंत आप क्या कर दोगे, एनएफआईए प्लस कर दोगे। आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, मार्केट प्राइस आपके पास में गिवन ही है, आप क्या कर दोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे। तो इस तरह से फिर आप कन्वर्जन्स कर सकते हो। करेक्ट हो गया। सेकंड हमारे पास में मेथड आता है इनकम मेथड। कौन सा मेथड आता है हमारे पास में, इनकम मेथड। अब देखो इनकम मेथड जिस तरह से प्रोडक्ट मेथड से हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी या फिर जीवीए एट एमपी, सेम इसी तरह से इनकम मेथड से हमें मिलता है एनडीपी एट एफसी। ये फिक्स है, क्या बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी। इसी को बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम। क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम। कैसे निकलता है, तीन चीजों को प्लस करके। तीन चीजें क्या क्या है, नंबर 1 इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर 2 है हमारे पास में ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड नंबर पर हमारे पास में आता है मिक्स्ड इनकम। ठीक है। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ करना ही नहीं है। मान लो ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप चार चीजों को प्लस कर देना, आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिल जाएगा। चार चीजें क्या है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ठीक है। एक है पेमेंट इन काइंड, कि एम्प्लॉय को कोई गाड़ी दे दी, एम्प्लॉय को कोई घर दे दिया है रहने के लिए, घड़ी दे दी, दैट इज पेमेंट इन काइंड। थर्ड है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। कभी भी अगर एग्जाम में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की जगह पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन गिवन हो, एक्स्ट्रा कुछ भी गिवन हो, यू सिंपली हैव टू इग्नोर दैट। याद रखना हमेशा कि मैम हमने तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस मत पूछना, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन गिवन है, इग्नोर कर दो। हमें किसका कंट्रीब्यूशन लेना है, सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है। और एक है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो अगर आपको एग्जाम में ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है तो अच्छी बात है, आपको अंदर वाली चारों चीजों को इग्नोर करना है क्योंकि पापा गिवन है। लेकिन अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन नहीं है तो मैंने क्या बताया, एक तो पेमेंट इन कैश हो गया, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, एक हो गया पेमेंट इन काइंड, एक हो गया एम्प्लॉयर जो बॉस है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, और एक हो गया पेंशन वाला, है ना, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये चार चीजें प्लस कर दो। मान लो चार में से ये गिवन है और हमारे पास में ये गिवन है, बाकी दो चीजें गिवन नहीं है, तो मैंने क्या बताया, जो भी गिवन नहीं है उसे आप कितना ले लोगे, 0 ले लोगे। समझ में आ गया? तो आ जाएगा हमारे पास में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और अगर डायरेक्टली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ही गिवन है तो फिर आप बच्चों को क्या करोगे, इग्नोर करोगे। सेकंड आपको क्या प्लस करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस भी अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो कैसे निकालोगे, चार चीजों को प्लस करके। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्या है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बहुत बार क्वेश्चन में रेंट भी गिवन होता है, इंटरेस्ट भी गिवन होता है, प्रॉफिट भी गिवन होता है, रॉयल्टी गिवन नहीं होता। तो हम सिंपली रॉयल्टी को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। जो चीज गिवन नहीं है 0 मान लिया। अब अगर मान लो इस रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में से भी प्रॉफिट गिवन नहीं है, ठीक है, तो आप बोलोगे मैम कोई बात नहीं, गिवन नहीं है तो 0 मान लेंगे। ठीक है, मान सकते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट निकालने का हमारे पास में फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला से रिलेटेड चीजें हमारे पास में गिवन है तो फिर हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अगर ये प्रॉफिट गिवन नहीं है तो ये प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है, हम तीन चीजों को प्लस करते हैं। नंबर 1 होता है डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड। नंबर 2 होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जिसे हम कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं। और नंबर 3 होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जिसका दूसरा नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या नाम है, रिटेन्ड अर्निंग्स। देखो सिंपल सा है, जो प्रॉफिट है उसके 3 हिस्से हो जाते हैं। पहला जो प्रॉफिट का शेयर है वो हमारे शेयर होल्डर्स ले जाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को दे देते हैं इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। उसके बाद में कंपनी जो है वो टैक्स देती है, जिसे हम कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। और तीसरा हिस्सा कंपनी अपने ही गुल्लक में डाल लेती है, अपने ही पास में रखती है, जिसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, इसीलिए इसे बोला जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। या फिर अपने पास में रिटेन करके रख रही है तो इसे हम रिटेन अर्निंग्स भी बोल देते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं गिवन तो चार चीजें प्लस कर दो। रेंट, ठीक है, दूसरा है रॉयल्टी,
ठीक है, फिर है इंटरेस्ट और लास्ट है हमारे पास में प्रॉफिट। अगर इनमें से कुछ भी गिवन नहीं है तो आप जीरो मान सकते हो, लेकिन अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आप चेक करना कहीं प्रॉफिट से रिलेटेड तीन चीजें तो गिवन नहीं है। अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं? नंबर वन चीज क्या है हमारे पास में? डिविडेंड, ठीक है। नंबर सेकंड क्या है हमारे पास में? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। और नंबर थ्री हमारे पास में क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स। और अगर मान लो प्रॉफिट हमारे पास में गिवन है और इन तीनों में से भी कुछ ना कुछ गिवन है, डिविडेंड या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, तो ऑब्वियसली बात है पापा गिवन है तो हम बच्चों को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, नीचे वालों को इग्नोर कर देना, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट में वो तीनों चीजें आ चुकी है। और डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में से भी मान लो कोई एक या दो ही गिवन है, बाकी गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो गिवन नहीं है उसे आप सिंपली क्या मान सकते हो? जीरो मान सकते हो। तो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो इन सब चीजों को आप इग्नोर करोगे, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है तो चार चीजों को प्लस करोगे, अगर प्रॉफिट गिवन है तो इनको इग्नोर कर दोगे, प्रॉफिट गिवन नहीं है तो इन तीनों को प्लस कर देना, तीनों में से जो गिवन नहीं है उसे जीरो मान लेना। लास्ट है मिक्स्ड इनकम, इसका कोई पार्ट नहीं है, एज इट इज मिक्स्ड इनकम गिवन होगा, प्लस कर देना, नहीं है गिवन जीरो मान लेना। समझ में आ गया? तो इनकम मेथड से मिलता क्या है? एनडीपीएटीएफसी, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। कैसे निकलता है? तीन चीजें प्लस करके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे? पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे? डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। और मिक्स्ड इनकम एज इट इज गिवन होगा, अदरवाइज जीरो ले लेना। समझ में आ गया यहां तक? लास्ट मेथड आता है हमारे पास में एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड। जिस तरह से नंबर वन वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी मिलता है, सेम ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी। ये फिक्स है, लेकिन अलग तरह से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? चार चीजों को प्लस करना पड़ेगा। नंबर वन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब हाउस होल्ड सेक्टर जो कंजम्पशन पर खर्चा कर रहा है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब सरकार जो खर्चा कर रही है। थर्ड है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान से देख लो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ये होता है, इसका दूसरा नाम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या नाम है इसका दूसरा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और लास्ट होता है नेट एक्सपोर्ट्स। क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखो नंबर वन क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जी से डिनोट करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ये, तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे? इन्वेस्टमेंट से, आई से। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी, इसका नाम क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसे हम आई से डिनोट करेंगे। और नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स, एम का मतलब होता है इंपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम क्या हो गया? नेट एक्सपोर्ट्स। तो वही है जीडीपी एट एमपी। कैसे निकलेगा? सी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और एक्स माइनस एम दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स दैट इज नेट एक्सपोर्ट। समझ में आ गया? अब यहां पर खेल किस चीज में होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं होता। क्या गिवन नहीं होता? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं होता। इसकी जगह पर क्वेश्चन में क्या गिवन होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या गिवन होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सिर्फ इतना सा अंतर है, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये गिवन नहीं है हमारे पास में। ग्रॉस डोमेस्टिक एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। इसका मतलब क्वेश्चन में हमारे पास में सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है। तो अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है, ये गिवन है, तो इस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आप साथ की साथ में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस कर देना। क्या प्लस कर देना? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस कर देना। हमें क्या मिल जाएगा? हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। क्या समझे? अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, फिक्स्ड वर्ड एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो साथ की साथ में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस कर देना। हमें क्या मिल जाएगा? हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आ गया? सिर्फ इसमें ये खेल है। अब बात आती है कि मैम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक, जो पीछे देखा था हमने वैल्यू एडेड मेथड में, माइनस ओपनिंग स्टॉक।
क्या फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समझ में आ गई यहां तक बातें। वहीं यहां पर मैंने लिखा है अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, उसकी जगह पर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो साथ साथ में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस कर देना। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब एक चीज और, यहां पर आप गौर देखो, ये ग्रॉस है। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस की जगह पर नेट गिवन होता है, क्या गिवन होता है, नेट गिवन होता है, तो मैंने तुरंत बताया है अगर आपको नेट गिवन है, आपको चाहिए ग्रॉस, तो आप साथ ही साथ में डेप्रीशिएशन प्लस कर दोगे। तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पर क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको गिवन है, तो तुरंत आप साथ ही साथ में डेप्रीशिएशन प्लस कर देना। उसी टाइम पर जब डिजिट लिख रहे हो तब साथ ही साथ में डेप्रीशिएशन प्लस कर देना। उस नेट में जैसे ही डेप्रीशिएशन प्लस होगा, वो नेट अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने सिखाया था ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ग्रॉस चाहिए। समझ में आ गया। तो ये याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस कर देना। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी गिवन नहीं है, कैसे निकालोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और यहां पर अगर मान लो चाहे ये ग्रॉस हो चाहे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इन ग्रॉस की जगह पर अगर नेट गिवन है तो तुरंत उसी वक्त डेप्रीशिएशन प्लस कर देना, वो ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट है हमारे पास में नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं, मैंने अभी सिखाया था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट्स को एम से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया। तो इस मेथड से क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी कैसे निकालोगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी गिवन होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर गिवन नहीं है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ग्रॉस की जगह पर अगर नेट गिवन है तो डेप्रीशिएशन साथ ही साथ में प्लस कर देना। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और कुछ भी अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जीरो मानना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा गिवन है तो उसे आपको सिंपली क्या करना है, इग्नोर करना है। समझ में आ गया। लास्ट फॉर्मूलाज आते हैं इस यूनिट के हमारे पास में। रियल जीडीपी अगर निकालना है कैसे निकालोगे, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। कैसे निकालोगे, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या था, रियल जीडीपी अपॉन 100 इनटू प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। और जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला भी कौन सा है हमारे पास में, प्राइस इंडेक्स वाला ही फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो ये तो सिंपली आपको याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट हमारे पास में आ जाती है मनी एंड बैंकिंग। यहाँ पर सिर्फ दो फॉर्मूलाज हमारे पास में है। मान लो आपको डिमांड डिपॉजिट्स निकालना है, डिमांड डिपॉजिट्स को ही हम बोलते हैं मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। क्या बोलते हैं, टोटल मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। तो अगर आपको डिमांड डिपॉजिट्स निकालना है या फिर क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स बोल दो, मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स, तो सिंपल फॉर्मूला है 1 अपॉन LRR इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स। बहुत बार LRR की जगह पर क्वेश्चन में CRR गिवन होता है, तो आप CRR भी लिख सकते हो। जो क्वेश्चन में गिवन है वो आप लिख दो। ठीक है, CRR SLR दोनों LRR ही होते हैं, लीगल रिजर्व रेशो। 1 अपॉन LRR इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स। ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1 अपॉन CRR। CRR अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, LRR गिवन है, तो आप LRR भी लिख सकते हो, 1 अपॉन CRR। याद रहेंगे, दो फॉर्मूलाज है। थर्ड यूनिट हमारे पास में आती है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है, फटाफट से रिवाइज कराती हूँ। थ्योरेटिकली देखो, एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स है जो पीछे हमने देखा था। C प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, G मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और X माइनस M यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो AD के हम 2 ही कंपोनेंट्स मान के चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं हो रहा, गवर्नमेंट का भी कोई इंटरवेंशन नहीं है, तो हम सिर्फ ले लेते हैं C प्लस I। क्या लेते हैं, C प्लस I। अब एग्रीगेट सप्लाई को ही हम इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा उसी से वो इनकम अर्न करता है, तो उसे हम इनकम भी बोलते हैं। APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला था कंजम्पशन अपॉन इनकम, लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला MPC का फॉर्मूला है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज कैसे निकालते हैं, नए में से पुराना माइनस कर दो। मान लो पुराना कंजम्पशन भी गिवन है, नया कंजम्पशन भी गिवन है, तो नए कंजम्पशन में से पुराना कंजम्पशन माइनस कर दो, नई इनकम में से पुरानी इनकम माइनस कर दो, हमें मिल जाएगा चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी APC की तरह ही है, यहाँ पर हो जाएगा सेविंग अपॉन इनकम।
और एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हो गया हमारा चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। तो जिस तरह से एपीसी सी अपॉन वाई होता है वैसे ही एपीएस एस अपॉन वाई होता है। एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम है, एमपीएस चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम है। याद रखना एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दोनों का सम कितना होता है 1 होता है, ठीक है, क्योंकि पर्सन अपनी इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम कर लेता है, बचा कुछ पार्ट वो क्या करता है सेव करता है, तो दोनों का सम 1 आता है। सेम ऐसे ही एमपीसी और एमपीएस का सम भी कितना आता है हमारे पास में 1 आता है। समझ में आ गई यहाँ तक बातें। एपीसी एपीएस 1 है, एमपीसी प्लस एमपीएस भी कितना होता है 1 होता है। आगे है अगर हमें कंजम्पशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या है सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। बी स्मॉल बी का मतलब क्या होता है, स्मॉल बी का मतलब होता है एमपीसी, एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेम ऐसे ही अगर सेविंग्स निकालना है तो माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन, क्योंकि जब ऑटोनॉमस कंजम्पशन देश में होता है उस वक्त लोग क्या करते हैं अपनी सेविंग्स में से निकालकर पैसा खर्च करते हैं। ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जब इंसान की इनकम 0 है तभी भी वो कुछ ना कुछ खर्चा कर रहा है, तो ये खर्चा वो कहाँ से करता है, बोरो करके या फिर अपनी पुरानी सेविंग्स में से निकालकर। तो सेविंग्स नेगेटिव हो गई, ऑटोनॉमस कंजम्पशन के आगे माइनस का साइन लगा देना, और बी की जगह पर हमें 1 माइनस बी लिखना है। याद रखना बी का मतलब स्मॉल बी का मतलब होता है एमपीसी, लेकिन 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, वो लेना है इनटू वही इनकम। समझ में आ गया। तो कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, समझ में आया। लेकिन सेविंग्स कैसे निकालते हैं, माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी की जगह पर 1 माइनस बी और एज इट इज ये वाई। समझ में आया। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होते हैं जब देश में क्या होता है इक्विलिब्रियम होता है। समझ में आया। अब देखो एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होते हैं जब देश में क्या होता है इक्विलिब्रियम होता है। हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी बोल सकते हैं, पीछे मैंने बताया था सप्लाई ही इनकम है। और एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पीछे हम लोगों ने देखा था सी प्लस आई। क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सी प्लस आई, सी प्लस आई। समझ में आया। अब इंसान अपनी जो ये इनकम है इस इनकम से 2 ही चीजें करता है, वो अपनी इनकम से कंजम्पशन करता है प्लस बची हुई इनकम को वो क्या कर लेता है सेव कर लेता है। 100 रुपए आपके पास में, 80 रुपए आपने कंजम्पशन करा, 20 रुपए आप सेव करोगे। ये एज इट इज लिख दो सी प्लस आई। सी और सी कैंसिल हो गए तो हमारे पास में क्या आ गया, एस इज इक्वल टू आई बच गया। तो एक तो हमारे पास में इक्विलिब्रियम कब हो रहा है, जब सेविंग्स किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है। और इसी से दूसरा निकल गया जब सेविंग्स किसके इक्वल है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। ये याद रहेगा, वही लिखा है सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब देखो इंसान अपनी इनकम से 2 ही चीजें करता है, कंजम्पशन करता है, 80 रुपए का कंजम्पशन कर लिया तो बचे हुए 20 का वो क्या करेगा, सेव करेगा। तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, यही चीज मैंने ये लिखी है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। एक और बन गया, सेविंग को ही हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। ऊपर लिखा है ना सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जो यहां से निकला है तो वही है, इनकम की जगह इनकम, कंजम्पशन की जगह पर कंजम्पशन, सेविंग की जगह पर हम इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई यहां तक बातें क्लियर है कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होता है, यहीं से निकल गया सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आई का मतलब क्या होता है इन्वेस्टमेंट, वाई का मतलब होता है इनकम। तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, और वहीं से ले लिया इनकम की जगह पर इनकम, कंजम्पशन की जगह पर कंजम्पशन, सेविंग्स की जगह पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, इन्वेस्टमेंट। करेक्ट हो गया। इसी को हम और एक्सपैंड भी कर सकते हैं। देखो अब ध्यान से, इनकम की जगह पर इनकम लिखा है, कंजम्पशन की जगह पर कंजम्पशन का फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला जो मैंने लिखा था ना, सी बार प्लस बी वाई वाला, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, और एस की जगह पर एस हो गया। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी देख लो, इनकम की जगह पर इनकम, कंजम्पशन की जगह पर सी बार प्लस बी वाई, इन्वेस्टमेंट की जगह पर इन्वेस्टमेंट। इस तरह से आप एक्सपैंड भी कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर लास्ट है हमारे पास में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, के का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। वाई का मतलब इनकम, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब चेंज इन इनकम हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, नई इनकम में से पुरानी इनकम को माइनस कर दो, चेंज इन इनकम आ जाता है। सेम ऐसे ही चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी कैसे निकालते हैं, नए इन्वेस्टमेंट में से पुरानी इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो। जैसे मैंने कहा साल के शुरुआत में इन्वेस्टमेंट थी 10,000 की और साल के एंड में इन्वेस्टमेंट हो गई 15,000 की, तो ये ओल्ड इन्वेस्टमेंट थी, ये न्यू इन्वेस्टमेंट थी, न्यू में से हमने ओल्ड को माइनस करा तो हमारे पास में 5,000 आया। वो 5,000 क्या है हमारे पास में, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और एक फॉर्मूला और है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब मैंने क्या बताया, 1
अपॉन 1 माइनस एमपीसी। यही इस एमपीसी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से भी डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला ये भी हो सकता है 1 अपॉन 1 माइनस बी। और मैंने बताया 1 माइनस बी को ही हम क्या बोलते हैं, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बी का मतलब होता है एमपीसी, लेकिन 1 माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस। तो एक फॉर्मूला और हो गया 1 माइनस बी का मतलब क्या हो गया, एमपीएस। समझ में आया। तो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, जिसे हम 1 माइनस बी भी बोल सकते हैं, और 1 माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस, तो 1 अपॉन एमपीएस भी हो सकता है। करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास में गवर्नमेंट बजट। सिर्फ 3 फॉर्मूलाज है यहाँ पर। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर दो। आसान सा है, सिर्फ रेवेन्यू वाला खर्चा लेना है, रेवेन्यू वाली रिसीट्स लेनी है। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर दो। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर लेना है हमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लेना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लेना है। टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ गया प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गया। समझ में आया। उसमें से टोटल रिसीट्स हमें माइनस करनी है। टोटल रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स भी आ गई प्लस कैपिटल रिसीट्स भी आ गई। अब याद रखना, कैपिटल रिसीट्स के अंदर बोरोइंग्स होती है ना, कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग्स होती है, बस हमें उन बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करना। क्या समझे, टोटल एक्सपेंडिचर ले लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को प्लस कर दिया, टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। टोटल रिसीट्स लेनी है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स दोनों लेनी है। सिर्फ इतना याद रखना है, कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग्स गिवन होती हैं, उन बोरोइंग्स को हमें इंक्लूड नहीं करना। दैट इज फिस्कल डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट बहुत आसान सा है, फिस्कल डेफिसिट का जो आंसर आया है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। करेक्ट हो गया। लास्ट हमारे पास में आता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर करंट अकाउंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो होता है ट्रेड बैलेंस निकाल के बता दो, ट्रेड बैलेंस को ही हम मर्केंटाइज बैलेंस या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। तो ट्रेड बैलेंस कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स, गुड्स मतलब फिजिकल चीजें विच कैन बी सीन क्रॉसिंग बाउंड्रीज। ठीक है, गुड्स के एक्सपोर्ट में से गुड्स के इंपोर्ट को माइनस कर दो। मान लो एक्सपोर्ट करा 100 का, इंपोर्ट करा 80 का, तो ये 20 क्या आ गया हमारे पास में, ट्रेड बैलेंस आ गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गया। समझ में आया। दूसरा है गुड्स और सर्विसेज का बैलेंस हमें निकालना है। तो गुड्स तो ऊपर वाले होंगे ही, फिजिकल चीजें। सर्विसेज में हम यहाँ पर सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विसेज लेते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकिंग, इंश्योरेंस की सर्विसेज लेते हैं, इन्हें हम नॉन फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। यहाँ पर हम फैक्टर सर्विसेज नहीं लेंगे। फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं, लैंड, लेबर, जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। उन्हें हमें यहां पर कंसीडर नहीं करना। तो सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज का एक्सपोर्ट। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज में सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विसेज, उसमें से वही गुड्स का इंपोर्ट और नॉन फैक्टर सर्विसेज के इंपोर्ट को माइनस कर दो। तो गुड्स तो है ही फिजिकल चीजें, गुड्स के एक्सपोर्ट में से गुड्स का इंपोर्ट माइनस हो रहा है। सर्विसेज में याद रखना सिर्फ हमें कौन सी लेनी है, नॉन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज नहीं लेनी। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विसेज हमें यहाँ पर नहीं लेनी। समझ में आ गया। थर्ड आता है इनविजिबल्स का बैलेंस। इनविजिबल्स ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बाउंड्री क्रॉस करते हुए देख नहीं सकते, मतलब इसमें गुड्स नहीं आएंगे, इसमें इनविजिबल चीजें आएंगी। तो एक तो इसमें फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस लेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उन्हें फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। उसका बैलेंस मतलब फैक्टर सर्विसेज देकर जितना पैसा आया उसमें से फैक्टर सर्विसेज के लिए हमने जितना पैसा दे दिया उसे माइनस कर दो। बैलेंस आ जाता है ना, जितना आया जितना गया उसको माइनस कर दो, जितना आया उसमें से जितना गया उसे माइनस कर दो, बैलेंस आ गया। नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस भी लेना है, प्लस करंट ट्रांसफर्स का बैलेंस ले लो। करंट ट्रांसफर्स मतलब गिफ्ट्स, ग्रांट्स के दौर पर हमारे पास में मान लो 100 रुपए आए और हमने गिफ्ट्स, ग्रांट्स के तौर पर मान लो 70 रुपए दे दिए, तो ये जो 30 है ये क्या है, करंट ट्रांसफर्स का बैलेंस है। और लास्ट है पूरे करंट अकाउंट का अगर हमें बैलेंस निकालना है तो एक तो नंबर 1 वाला ले लेंगे, ट्रेड बैलेंस ले लेंगे, उसके अंदर गुड्स का बैलेंस आ गया, और एक थर्ड नंबर वाले का बैलेंस प्लस कर देंगे इनविजिबल्स का बैलेंस। तो ट्रेड बैलेंस के अंदर तो गुड्स का बैलेंस आ गया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस करा था वो। इनविजिबल्स का बैलेंस ले लिया, इस इनविजिबल्स के बैलेंस के अंदर हमारे पास में फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस भी आ जाता है, हमारे पास में नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस भी आ जाता है, और हमारे पास में करंट ट्रांसफर्स का बैलेंस भी आ जाता है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा करंट अकाउंट का बैलेंस। समझ में आ गया। तो इसी के साथ में मैंने आपको मैक्रो के सारे फॉर्मूलाज भी रिवाइज करा दिए। कैसा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब कुछ मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, और इस चैनल के बारे में अपने जूनियर्स को भी शेयर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं। देन वी आर गोइंग टू मीट इन CUET बैच एज वेल, तो उसके लिए भी तैयार रहना। जल्दी से आपका CUET इकोनॉमिक्स का बैच भी आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।